बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 31। फिर जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची तो वह उस तब्दीली पर हैरत ज़दा रह गया। इज़ुद्दीन मसूद का छोटा भाई इमादुद्दीन निहायत फासिक व फाजिर और जालिम इंसान था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब की मासूम रियाया को एक दरिंदा सिफत शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। सुल्तान मलिक सालेह की मौत की खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तय कर लिया था कि वो हल्ब पर हमला करके अपनी मंजिल की तरफ एक और अहम कदम बढ़ाएगा। हल्ब के बाद मौसल उसका निशाना था। वाली मिस्र जिस मजबूत इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देख रहा था, उसमें ये दोनों इलाके बहुत बड़ी रुकावट थे। इसके अलावा हल्ब से सलाहुद्दीन अय्यूबी की खसूसी दिलचस्पी की बुनियादी वजह यह भी थी कि वो 11 साल की उम्र में यहाँ आया था। यहीं उसके लड़कपन के कई खूबसूरत साल गुजरे थे। यहीं उसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे नेक सीरत हुक्मरान की सरपरस्ती हासिल हुई थी। यहीं उसने अपने मुशफिक व मेहरबान उस्ताद काजी इब्ने अरसून की दरसगाह में तालीम हासिल की थी, और यहीं एक कनीज शारिया ने उससे बेपनाह मोहब्बत की थी। सुल्तान आदिल की वफात और मिस्र के इक़्तिदार ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को दोबारा हल्ब आने का मौका ही नहीं दिया। बस कभी कभी तन्हाई में उसे उस खूबसूरत शहर की यादें सताया करती थी। शाह यरूशलम, हल्ब और मौसल के इत्तेहाद सलासा और मुआहिदा समीसात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। दमिश्क और शाम के कुछ इलाकों पर काबिज होते हुए उसके लिए हल्ब पर हमला करके मुस्बत नताइज हासिल करना बहुत आसान था, मगर उसकी गैरत ने यह कभी गवारा नहीं किया कि जहां उसका आकाज़ादा सुल्तान मलिक सालेह हुकूमत करता हो, वह उस सरजमीन को अपने घोड़ों के सुमों से रोंद डाले। अब जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान मलिक सालेह के एहतराम की जंजीर से आज़ाद हो चुका था, तो मुआहिदा समीसात ने अखलाकी तौर पर उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। नतीजतन वो शदीद ख्वाहिश के बावजूद हल्ब या मौसल पर यलगार नहीं कर सकता था। अगरचे उसके तमाम हरीफ कई बार शर्मनाक और बदतरीन बदअहदी के मुर्तकिब हुए थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी अव्वलो आखिर एक मर्द मोमिन था, और एक मोमिन की शान ये है कि वो हर हाल में अपने अहद की पासदारी करता है। करक के हाकिम रिजिनाल्ड ने मुसलमान सौदागरों के एक काफिले को कत्ल करके मुआहिदा अमन की खुली खिलाफ वर्जी की थी। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहता तो उसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर वो भी मुआहिदा समीसात के टुकड़े करके हवा में उड़ा देता, लेकिन उसने बड़ी संगीन सातों में गैर मामूली ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अभी मुआहिदा समीसात के ख़त्म होने में 1 साल की मुद्दत बाकी थी, और अपने इफ़ाए अहद के सबब उसके लिए ये तवील अरसा बहुत ही सब्र आजमा था। ताहम सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत गौर व फिक्र के बाद एक नया कदम उठा ही लिया। एक दिन वाली मिस्र ने अपने अमीरों, सालारों और दूसरे मनसबदारों का गैर मामूली इजलास तलब किया और अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एक पुरअसर तकरीर की। तमाम तारीफ़ें और बड़ाइयाँ उस ज़ाते पाक के लिए हैं जो अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बस यही फ़र्क है कि तुम इस्लाम के सिपाही हो और मैं तुम्हारा सालार। अल्लाह ने ये दर्जात इसलिए कायम किए हैं कि दुनिया का निज़ाम जारी और सारी रहे। हम सब एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, और वो मंजिल इसके सिवा कुछ नहीं कि हम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम को इस ज़मीन पर सही अंदाज में नाफिज कर सकें। इस तरह एक मकसद अजीम की तकमील के सिलसिले में हम एक दूसरे के मुआविन हैं। याद रखो कि तुम मुझसे छोटे हो और ना मैं तुमसे बड़ा हूं। यह कहकर वाली मिस्र कुछ देर के लिए खामोश हो गया, और उसने अपने दरबार के आखिरी गोशे तक नजर डाली। हर अमीर, सालार और सिपाही अपनी जगह साकित बैठा था, और उनके चेहरे बता रहे थे कि उस तमहीद के बाद सलाहुद्दीन कोई बहुत अहम ऐलान करने वाला है। और फिर ऐसा ही हुआ। एक मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की पुरजलाल आवाज दोबारा गूंजी, ए अहले ईमान, ए सल्तनत मिस्र के मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। यहाँ मौजूद लोग जो जानते हैं सो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जान ले कि मैं सुल्तान आदिल का परवरदा हूँ। अल्लाह सुल्तान आदिल पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। अगर हक़ ताला सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के जरिए अहले ईमान की मदद ना करता तो आज हम अपनी बेराह रवी के सबब ईसाइयों के गुलाम होते। ये सुल्तान आदिल की हिम्मत आली ही का नतीजा है
कि आज हम निहायत इज्जत व आबरू के साथ सरजमीन मिस्र पर हुकूमत कर रहे हैं, और ये सुल्तान मरहूम व मगफूर ही की जांबाजियों का सदका है कि आज दमिश्क, शाम, मोसल, हल्ब और दीगर छोटी छोटी इस्लामी रियासतें सलीबियों के खूनी पंजों से आज़ाद होकर आबरूमंदाना जिंदगी बसर कर रही हैं। तुम्हारे सामने इन तमाम बातों के बयान करने का एक ही मकसद है कि सुल्तान आदिल ने अपनी वफात से पहले एक हल्फ मुझसे लिया था। उस हल्फ के वक्त कमरे में सुल्तान आदिल और मेरे अलावा कोई तीसरा फर्द नहीं था। उस हल्फ की ना कोई तहरीरी दस्तावेज मौजूद है और ना गवाह। अगर कोई गवाह है तो वो ज़ाते वहदहु ला शरीक कि हम सब जिसकी इबादत करते हैं। वो हल्फ क्या है, कबलज़ वक्त उसकी तफसीलात आप लोगों को नहीं बताई जा सकती। अगर मेरी जिंदगी में वो मुबारक साथ आ गई तो वो हल्फ जो मैंने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के सामने उठाया था उसे तमाम मुसलमानों पर जाहिर कर दिया जाएगा। फिल वक्त मैं तुम्हें एक और अहम तरीन राज से बाखबर करना चाहता हूँ। ये कहकर वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बार फिर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। हाजरीन दरबार जो पहले ही उस खसूसी इजलास के तलब किए जाने पर हैरत ज़दा थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर हमतन गोश बर आवाज हो गए। हो सकता है कि मेरी बात सुनकर तुम शक में पड़ जाओ या बेयकीनी की हालत का शिकार हो जाओ, मगर हकीकत यही है कि सुल्तान आदिल मुझे अपनी हकीकी औलाद से ज्यादा चाहते थे। इस बात का पहला सबूत यह है कि उन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक मेरी और शम्सुन निसा की शादी हुई थी। हरचंद के सुल्तान मलिक सालेह ने बारहा मुझे जलील और रुस्वा किया, यहाँ तक कि मेरे कत्ल के लिए ईसाइयों और आदमखोर हशाशीन को भारी रकमें अदा की, मगर मैं सिर्फ सुल्तान आदिल के एहतराम में खामोश रहा। अब जबकि सुल्तान मलिक सालेह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मैं सुल्तान आदिल की अजीम मिरास को उनके औबाश भतीजों इज़ुद्दीन मसूद और इमादुद्दीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। अहले दरबार को मालूम होना चाहिए कि अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हकीकी जाननशीन मैं हूं, इसलिए आज से सुल्तान का लक़ब इख्तियार करता हूं। यह लक़ब गरूर व फ़ख्र की निशानी हरगिज़ नहीं है। मैंने सिर्फ अपने आका सुल्तान आदिल की तकलीद में यह रविश इख्तियार की है ताकि तमाम इस्लामी रियासतों को आपस के इख्तलाफ व इंतशार से बचाकर एक परचम के नीचे जमा किया जा सके। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोश हो गया। सुल्तान की तकरीर खत्म होते ही तमाम अमीर, सालार और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन दरबार अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और वाली मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान का लक़ब इख्तियार करने पर पुरजोश मुबारकबाद पेश की। उसके साथ ही उस कार अजीम को तकमील के आखिरी मरहले तक पहुंचाने के सिलसिले में अपनी खिदमात पेश की। उसके बाद तमाम सरकारी मोहरें तब्दील कर दी गई और नई मोहरों पर सलाहुद्दीन के साथ सुल्तान का लफ्ज कंधा कर दिया गया। यह रस्म इंतहाई सादा और बावकार तरीके से अदा की गई। ना कोई हंगामा रक्स बरपा हुआ और ना कोई महफिल सरूर मुनक्किद की गई, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बाकिरदार मुसलमान हुक्मरान था और उन दोनों मशहूर लानतों से उसका दामन पाक था। सुल्तान का लक़ब इख्तियार करते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस इलाके के तमाम ईसाई और मुसलमान हुक्मरानों को सिफारती सतह पर उस नई तब्दीली से बाखबर कर दिया और उसके साथ ही ये ताकीद भी कर दी कि आइंदा उसके नाम के साथ सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। वाली मोसल इज़ुद्दीन मसूद और वाली हल्ब के नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलहदा से दो खसूसी खत तहरीर किए थे। इज़ुद्दीन मसूद को मुखातिब करते हुए वाली मिस्र ने साफ साफ लिख दिया था, मैं इस राज से बेखबर नहीं हूं कि तुमने हल्ब का इलाका अपने छोटे भाई इमादुद्दीन के हवाले क्यों किया है। क्या तुम समझते हो कि सिंजार और मौसल का इलाका मेरी दस्तरस से दूर है? अगर मैं मुआहिदा समीसात का पाबंद ना होता तो अब तक मेरे घोड़े तुम्हारे तख्तो ताज को पामाल कर चुके होते, मगर मैं फिर भी तुम्हें सुल्तान आदिल का भतीजा होने के सबब तुम्हें एक खास मोहलत और रियायत देता हूं कि अगर तुम मेरे कारिंदे की हैसियत से मौसल और सिंजार के बाशिंदों के हकूक की हिफाजत कर सको तो फिर तुम्हारा इक्तदार भी महफूज रहेगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वाली हल्ब को खत लिखते वक्त इंतहाई सख्त और जारहाना लहजा इख्तियार किया था। अगर तुम नहीं जानते तो अब इस हकीकत को अच्छी तरह जान लो कि इलाका बदल लेने से इंसानी तकदीर नहीं बदल जाती। मैं तुम्हारे किरदार से बाखूबी वाकिफ हूं और तुम्हारी नीयत को भी जानता हूं कि तुम सिंजार का इलाका छोड़कर हल्ब क्यों आए हो। मेरे मुशीरों का कहना है कि तुम्हारी फितरत कभी तब्दील नहीं होगी, मगर मैं इस दावे पर यकीन नहीं रखता कि हक़ ताला हर शय को बदलने और बड़े से बड़े गुमराह को हिदायत देने पर कादिर है। अगर तुम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो तो मेरी तमाम तर मोहब्बतें तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं
कि अगर तुम रियाया के हकूक की पूरी पूरी हिफाजत करो तो हल्ब का पूरा इलाका तुम्हारे ही ज़ेरे इक़्तिदार रहेगा, और अगर तुम इस गलत फहमी में मुब्तला हो कि हल्ब का खजाना तुम्हारी हवस परस्तियों की भेंट चढ़ने के लिए है तो फौरी तौर पर अपने उस दिमागी खलल को दुरुस्त कर लो। मैं तुम्हें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम हल्ब के अवाम की इज्जत व आबरू से खेलो और किसी वहशी दरिंदे की तरह बंदगाने खुदा के हकूक का खून बहाओ। होशमंद के लिए यह मुबहम सा इशारा काफी है, वरना याद रखो कि मुआहिदा अमन की 1 साला मुद्दत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर मेरी शमशीर तुमसे तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब तलब करेगी, और यह हिसाब किस कदर सख्त होगा इसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर इज़्ज़ुद्दीन मसूद का खून खोल उठा था, लेकिन वो एक अय्यारो शातिर इंसान था, इसलिए उसने खामोश रहने ही में आफियत समझी। शायद उसकी वजह उसकी फितरी बुज़दिली हो, या फिर वो अय्यारी कि जिसके तहत कीना परवर लोग अपने दिल की बात दिल में रखते हैं और मुनासिब मौका मिलने पर दुश्मन से शदीद इंतकाम लेते हैं। उसके बरअक्स इज़्ज़ुद्दीन मसूद का छोटा भाई इमादुद्दीन एक सरीउल गज़ब और संगदिल इंसान था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़ते ही तमाम दरबारियों के सामने अपने गैज़ो गज़ब का मुजाहिरा किया और वाली मिस्र के मकतूब के टुकड़े करके उन्हें हवा में उड़ा दिया। वक्त कितना भी बदल जाए, मगर अभी वो वक्त नहीं आया है कि शाही खानदान के वारिस एक गुलामजादे को सुल्तान तस्लीम कर लें। फिर उसने मिस्री सफीर को मुखातिब करते हुए कहा, सलाहुद्दीन से कह देना कि हम भी मुआहिदे की मुद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर मैदान कारजार गर्म होगा और जिसकी शमशीर ज्यादा आबदार होगी वही बाकी रह जाएगा। मिस्री सफीर ने वापस आने के बाद बड़े गमजदा लहजे में इमादुद्दीन के इंतहाई गुस्ताखाना तर्ज अमल की तफसीलात सुनाई तो तमाम उमराए दरबार बरहम हो गए। फिर सब के सब बैक जबान वाली हल्ब के उस तहकीर आमेज सलूक का फौरी जवाब देने का मुतालबा करने लगे। उन उमरा में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों छोटे भाई मलिक कादिर और मलिक तकीउद्दीन उमर भी शामिल थे। पहले रिजनाल्ड ने इंतहाई सफाकाना अंदाज में आपकी सुलह पसंदी का मजाक उड़ाया और अब इमादुद्दीन ने नामाए सुल्तानी के टुकड़े कर दिए। क्या ये दोनों वाकयात इसके लिए काफी नहीं कि आप भी अपना रास्ता बदल दें? ये कहते वक्त मलिक आदिल का लहजा इंतहाई तल्ख हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कुदरत ने जहां बेमिसाल शुजात और इस्तेकामत से नवाजा था, वहां इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त भी अता की थी। फिजा कितनी भी नासाजगार हो, वो जज्बाती लहरों की जद में आकर मुश्तइल नहीं होता था। उसने निहायत सब्र सकून के साथ छोटे भाई की तरफ देखा और बावकार लहजे में बोला, अगर तुम भी किसी की गालियों के जवाब में अपनी जबान को नाशाइस्ता कलिमात से आलूदा कर लो तो फिर तुम में और उस शख्स में क्या फर्क बाकी रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथियों की पहचान और शान हर हाल में बरकरार रहे। सुल्तान का जवाब सुनकर मलिक आदिल अपनी नशिस्त पर बैठ गया, मगर उसके चेहरे का गुबार बता रहा था कि वो बड़े भाई की बात से मुतमईन नहीं है। मलिक आदिल के खामोश होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मोतमद सालार दानियाल अपनी नशिस्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में वाली मिस्र को मुखातिब करते हुए बोला, मैं सुल्तान मोहतरम की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखता हूं, मगर मुझे इस हिकमत अमली से शदीद इख्तलाफ है। दुश्मन अहद की इस पासदारी को आपकी कमजोरी समझकर मुसलसल नाजायज फायदे उठा रहे हैं। आखिर सब्र की भी कोई इंतहा होती है। सालार दानियाल का लहजा मुअद्दबाना था, मगर उसके अल्फाज से शदीद एहतजाज झलक रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी ने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए अपने मोतमद सालार की तरफ देखा। हम अपने अहद की पासदारी हक़ ताला की खुशनूदी के लिए कर रहे हैं। हमारी ताकत का हकीकी सरचश्मा उसी ज़ाते पाक का बेमिसाल फजलो करम है। मुझे यकीन है कि हमारा सब्र रायगा नहीं जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बात खत्म होते ही उसका सबसे ज्यादा शुजा और मोतबर सालार अब्दुल्ला कुरैशी अपनी नशीस से खड़ा हुआ। इससे पहले कि मिस्री अफवाज का ये सालार लब कुशाई करता, सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुम्हें भी मेरी हिकमत अमली से इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ राय तो एक अच्छी अलामत है सुल्तान मोहतरम। इस तरह बहसो मुबाहिसे के बाद किसी भी सियासी फैसले के तमाम रोशन व तारीक पहलू सामने आ जाते हैं। सालार अब्दुल्ला करशी ने बावकार लहजे में कहा, मैं मुआहिदा अमन की पासदारी के हक में हूं। एक हरीफ की बदअहदी से मुश्तइल होकर अपनी रविश तर्क कर देना अहले ईमान के शायान शान नहीं है। मैं इस मुआहिदे से हटकर फ्रैंक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। सलीबी फिदायीन का ये खूनख्वार गिरोह किसी मुआहिदे में शरीक नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ईसाई हुक्मरान खुद भी जानबूझकर
इस फितनागर जमात को मुआहदे में शरीक नहीं करते ताकि बवक्त ज़रूरत इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मैं सूरत हाल के इसी तनाजुर में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हाकिम करक रिजनाल्ड की पुश्त पर भी फ्रैंक्स का खूनी हाथ है। सालार अब्दुल्ला कुरैशी की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चौंक उठा। यही मेरी दरख्वास्त भी है और तजवीज़ भी कि जिस तरह आपने इंतहाई दानिशमंदी और इस्तेकामत के साथ आदमखोर हशाशीन से पीछा छुड़ाया था, इसी तरह फ्रैंक्स के खिलाफ भी कोई जारहाना कदम उठाया जाए ताकि हमें इस फरेबकार और शब खून मारने वाली तंजीम से निजात हासिल हो सके और फिर हम मुकम्मल इर्तिकाज़ के साथ अपने खुले दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सालार की उस तजवीज़ को न सिर्फ पसंद किया बल्कि अब्दुल्ला कुरैशी की दूरअंदेशी की तारीफ भी की। और ये अमरे वाक़या था कि मजबूरी की हालत में ईसाई हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह का मुआहिदा कर लिया करते थे और फिर जब उन्हें मुआहिदा शिकनी की ज़रूरत पेश आती थी तो वो जाबिर व सफाक फ्रैंक्स को हंगामा आराई के लिए इशारा कर दिया करते थे। जब तक आदमखोर हशाशीन जिंदा रहे उस वक्त तक हल्ब और मौसल के हुक्मरान उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। फिर जब वाली मिस्र ने हशाशीन को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया तो बेज़मीर मुसलमान हुक्मरानों ने हशाशीन के नेमुल बदल की सूरत में फ्रैंक्स को तलाश कर लिया। कुछ दिन पहले इमादुद्दीन ने अहले दरबार के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खत चाक कर दिया था और मिस्री सफ़ीर के जरिए खुले अल्फाज में अपना पैगाम पहुंचा दिया था कि वो मैदान जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार करेगा। इमादुद्दीन ने वो सब कुछ इसलिए किया था कि हल्ब के बाशिंदों के दिलों पर उसका रौब कायम हो सके, मगर मिस्री सफ़ीर के वापस जाते ही इमादुद्दीन अपने उस तर्ज अमल पर परेशान नजर आने लगा था। वाली हल्ब को वाली मिस्र की जंगी सलाहियतों का बाखूबी अंदाजा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई बार अपने 2-3 हज़ार सिपाहियों के साथ दुश्मन के 20,000 फौजियों को शिकस्ते फाश से दोचार किया था। दरबारियों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इमादुद्दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग की धमकी भी दे दी थी, मगर वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वाली मिस्र ने हल्ब पर यलगार की तो उसकी फौजें खुले मैदान में चंद घंटों से ज्यादा नहीं ठहर सकती थी। नतीजतन इमादुद्दीन ने सियासत का वही खेल जारी रखा जो सुल्तान मलिक सालेह और उसका बड़ा भाई सैफुद्दीन खेला करते थे। इमादुद्दीन ने फौरी तौर पर आर्मीनिया का दौरा किया और शाह रहूपन से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान इमादुद्दीन ने बड़े अहमकाना अंदाज में शाह आर्मीनिया के सामने एतराफ़ कर लिया कि हल्ब का दिफा बहुत कमज़ोर है और रियासत के वजूद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से शदीद खतरा लाहक है। शाह आर्मीनिया रहूपन दूसरे ईसाई हुक्मरानों की तरह निहायत शातिर व अय्यार और मौका परस्त इंसान था। वाली हल्ब इमादुद्दीन की खौफ और अंदेशों से भरी गुफ्तगू सुनकर शाह आर्मीनिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आखिर वाली हल्ब मुझसे क्या चाहते हैं? अगरचे शाह रहूपन इमादुद्दीन की आमद का मकसद बाखूबी जानता था, मगर उसने सियासत की रस्मी कार्रवाई अदा करते हुए एक आम सा सवाल कर डाला था। कैसा अजीब वक्त था कि अपने दीनी भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय वाली हल्ब इमादुद्दीन शाह आर्मीनिया रहूपन के सामने अपना दामन फैला रहा था। आप हमारे पुराने दोस्त और इत्तेहादी हैं, मैं उसी इत्तेहाद और दोस्ती की तजदीद करने हाजिर हुआ हूं। इमादुद्दीन का लहजा इंतहाई खुशामदाना था। मुझे यकीन है कि आप इस नाजुक सूरत हाल में हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगरचे इमादुद्दीन के अल्फाज मुबहम थे, लेकिन शाह आर्मीनिया रहूपन वाली हल्ब की गुफ्तगू का मफहूम समझ चुका था, जिसके नतीजे में उस फरेबकार ईसाई हुक्मरान के होंठों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हम ईसाइयों की यही शान है कि जिसे एक बार दोस्त कह देते हैं फिर उसे दुश्मन नहीं कहते। तुम अपना मतलब वजाहत से बयान करो। शाह आर्मीनिया रहूपन ने बड़ी बेहयाई के साथ ईसाइयों को सच्चा और मुसलमानों को झूठा करार दे दिया था, मगर बेगैरत इमादुद्दीन अपनी रियासत को बचाने के लिए इस्लाम दुश्मनों की गालियां सुनने पर भी मजबूर था। मैं चाहता हूं कि आप और शाह यरूशलेम अपनी कुछ फौज मेरे दिफा के लिए हल्ब भेज दें। इस खिदमत के सिले में ईसाई सिपाहियों को उनकी तवक्कुआत से बढ़कर मुआवजा दिया जाएगा। इमादुद्दीन ने कराए के सिपाही हासिल करने के लिए बड़ी फराख दिलाना पेशकश की। इमादुद्दीन की बात सुनकर शाह आर्मीनिया रहूपन गहरी सोच में डूब गया। फिर कुछ देर बाद शाह रहूपन थके थके से लहजे में बोला, मैं दिल की गहराइयों से वाली हल्ब के जज्बात की कदर करता हूं, मगर कभी कभी जिंदगी में ऐसे नाजुक लम्हात भी आ जाते हैं कि एक दर्दमंद बाप अपने हकीकी बेटे के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मैं भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल से गुजर रहा हूं। शाह रहूपन की बात सुनकर वाली हल्ब इमादुद्दीन का चेहरा उतर गया
वो एक बड़ी फौजी इमदाद की तवक्को लेकर आर्मीनिया आया था। शाह रहूपन ने अपनी मजबूरियों की वजाहत करते हुए कहा, मैं शाह रेमंड से फौजी ताउन की दरख्वास्त इसलिए नहीं कर सकता कि यरूशलेम अपने दाखिली मामलात में उलझा हुआ है। रहा मेरा जाती मामला तो मैं तुम्हारे बड़े भाई इज़ुद्दीन मसूद से फौजी ताउन का मुआहिदा कर चुका हूँ। उन्हें अल जजीरा में कुछ संगीन नौयत के मसाइल दरपेश हैं। अगर उन मसाइल को फौरी तौर पर हल नहीं किया गया तो मौसल के इस्तेहकाम को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अगर कुछ दिन पहले तुम्हारी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार होता तो मैं इज़ुद्दीन मसूद की बजाय तुमसे मुआहिदा कर लेता। शाह आर्मीनिया रहूपन की ज़बानी ये इंकशाफ सुनकर वाली हल्ब इमादुद्दीन के चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी के लरजने वाले साए कुछ और गहरे हो गए थे। कुछ देर तक कमरे की फिजा पर सन्नाटा सा तारी रहा। इस दौरान में शाह आर्मीनिया की नजरें वाली हल्ब की बदलती हुई कैफियत का जायजा लेती रही। दरअसल शाह रहूपन इस बात का अंदाजा करना चाहता था कि इमादुद्दीन किस कदर जरूरतमंद और कितना मजबूर है। कुछ तो करें। आखिर बहुत देर बाद वाली हल्ब ने जबान खोली। इमादुद्दीन का लहजा थका थका सा था, जिससे शदीद मायूसी का इजहार हो रहा था। यह हमारे मुश्तरका मफाद का सवाल है। अगर हल्ब और मौसल को नुकसान पहुंचा तो यरूशलेम, तराबलस और आर्मीनिया पर भी उसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। इमादुद्दीन ने तमाम रास्ते बंद पाकर नई चाल चलने की कोशिश की। शाह रहूपन जैसा शातिर हुक्मरान पहले ही से उस इम्कानी चाल के लिए तैयार था। वो सियासत के उस राज से अच्छी तरह बाखबर था कि हल्ब और मौसल पर इमादुद्दीन और इज़ुद्दीन मसूद जैसे बेज़मीर इंसानों की हुकूमत जरूरी थी। अगर इन दोनों की जगह कोई गैरतमंद मुसलमान उन इलाकों पर काबिज हो जाता तो फिर यरूशलेम, आर्मीनिया और तराबलस के हुक्मरान भी चैन से नहीं रह सकते थे। और जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा सख्त जान हरीफ उनके मुकाबिल हो, फिर यह कैसे मुमकिन था कि ईसाई हुक्मरान हल्ब और मौसल को बचाने की फिक्र ना करते। अब तक शाह रहूपन वाली हल्ब के साथ एक निहायत पेचीदा सियासी खेल खेल रहा था। फिर जब उसने इमादुद्दीन की मजबूरियों और ज़रूरतों का सही अंदाज़ा कर लिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाली हल्ब के सामने खुलने लगा। अब एक ही सूरत है कि हम हाकिम तराबलस से फौजी मदद की दरख्वास्त करें। शाह रहूपन ने कुछ सोचते हुए कहा। इस सिलसिले में हाकिम तराबलस क्या कर सकते हैं? इमादुद्दीन ने चौंकते हुए कहा। एडम की तो अपनी फौज तराबलस के दिफा के लिए नाकाफी है। वाली हल्ब शाह आर्मीनिया की तजवीज़ से मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारी बात किसी हद तक दुरुस्त है, शाह रहूपन ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुम इस राज से बेखबर हो कि हाकिम तराबलस एडम की असल ताकत वो हजारों फ्रैंक्स हैं जो हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। फ्रैंक्स का नाम सुनकर इमादुद्दीन के चेहरे पर इस तरह खुशी का रंग उभर आया जैसे उसने किसी सख्त मार्के में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दी हो। फिर वाली हल्ब ने आर्मीनिया में अपने क़याम की मुद्दत बढ़ा दी। इस दौरान शाह रहूपन ने अपने बर्क रफ्तार कासिद के जरिए हाकिम तराबलस को एक खुफिया पैगाम भेजा जिसमें उसे आर्मीनिया आने की दावत दी गई थी। फिर जब हाकिम तराबलस एडम आर्मीनिया पहुंचा तो उसके हमरा फ्रैंक्स का नया सालार डोडी भी था। यह वही शख्स था जिसने शाह यरूशलेम बाल्डोन चहारम और खानदान शाही के दीगर अफराद के कहने पर अपाहज सालार आयरस को गला घोंट कर हलाक किया था और अब खुद सालारी के आला मनसब पर फाइज था। फिर वाली हल्ब, हाकिम तराबलस, शाह आर्मीनिया और फ्रैंक्स के नए सालार के दरमियान तवील मुज़ाकरात शुरू हुए। शाह आर्मीनिया के खुफिया इशारे पर एडम और सालार डोडी ने फौजी ताउन के लिए इतनी कड़ी शराइत रखी कि दुनिया का कोई भी खुद मुख्तार हुक्मरान उन्हें तस्लीम नहीं कर सकता था। मगर उस मामले में वाली हल्ब इमादुद्दीन की हैसियत एक सवाली किसी थी और कोई सवाली बख्शिशो अता करने वाले किसी शख्स को अपनी मर्जी का पाबंद नहीं बना सकता। वो जो भी दे दे मांगने वाला उसे कबूल कर लेता है। इमादुद्दीन के साथ भी यही सूरत हाल थी। वो हर मोड़ पर एडम और सालार डोडी के सामने झुकता ही चला गया। फिर उन तीनों के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया। उस मुआहिदे के मुताबिक सालार डोडी अपने 5000 फ्रैंक्स हल्ब भेजने पर रजामंद हो गया था। उन सलीबी फिदायीन के तमाम तर अखराजात की जिम्मेदारी इमादुद्दीन के सर थी। इससे पहले भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ शाह यरूशलेम रेमंड, वाली मौसल इज़ुद्दीन मसूद और वाली हल्ब सुल्तान मलिक सालेह के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जो एशियाई कुचक की तारीख में इत्तेहाद सलासा के नाम से मशहूर है। उस मुआहिदे में रेमंड ने फौजी अखराजात के अलावा सूद के तौर पर दमिश्क का इलाका भी तलब किया था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे इक़्तिदार था। मगर फ्रैंक्स और इमादुद्दीन के दरमियान होने वाला मुआहिदा पिछले मुआहिदे से भी ज्यादा शर्मनाक था। उस मुआहिदे में सालार डोडी ने इमादुद्दीन से दमिश्क के अलावा शाम के कुछ इलाके भी तलब किए थे। बिलफर्ज अगर फ्रैंक्स मतलूबा इलाकों पर काबिज हो जाते तो हल भी चारों तरफ से महसूर होकर रह जाता
लेकिन सलाह उद-दीन अय्यूबी की दुश्मनी में इमादुद्दीन अंधा हो रहा था। उसने अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए कई मुस्लिम रियासतों को इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के हवाले करने पर अपनी आमादगी जाहिर कर दी थी। दूसरी तरफ इमादुद्दीन का बड़ा भाई इज़्ज़ुद्दीन मसूद शाह आर्मीनिया से मिलकर अल जजीरा की छोटी छोटी मुस्लिम रियासतों पर कब्जा करने की फिक्र में था। उन रियासतों में हारान और गुंजान नुमाया थी। एक दिन रियासत हारान का कासिद मिस्र पहुंचा और उसने वाली हारान कोकबरी का खत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में पेश किया। कोकबरी ने बड़े दर्दनाक लहजे में अपनी परेशानियों का नक्शा खींचा था। मैं आपके हजूर इसलिए फरियाद कर रहा हूं कि आप ही सुल्तान आदिल के सही वारिस और जाननशीन हैं। आप इस हकीकत से भी बाखबर हैं कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वक्त से हारान का हाकिम हूं। मैंने अब तक पूरी दयानतदारी के साथ अपने फराइज अंजाम दिए हैं और हर तरह हारान के बाशिंदों के हकूक की निगहबानी की है, मगर अब मुझ पर वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद की तरफ से अरसाए हयात तंग किया जा रहा है। वो दिन रात इस फिक्र में है कि किसी न किसी तरह हारान पर कब्जा कर ले और मैं उसका खिराज गुजार बनकर रह जाऊं। अगर मैं उसकी ये शर्त तस्लीम नहीं करता तो वो मेरा खून बहाकर हारान को अपने तसर्रुफ में ले आएगा। मुझे इसका गम नहीं है कि मैं कल इक्तदार में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी एक आम सिपाही की हैसियत से शुरू की थी, फिर सुल्तान आदिल की तरबियत और अताए खास के सबब इमारत के दर्जे तक पहुंचा। जब लोगों की शहनशाहियत बाकी नहीं रही तो फिर मेरी इमारत की क्या हकीकत है। मगर अफसोस इस बात का है कि सुल्तान आदिल के कायम किए हुए निज़ाम हुकूमत की बुनियादें कांप रही हैं। अगर आपने जल्द हारान का रुख ना किया तो सुल्तान आदिल की विरासत का यह टुकड़ा सलीबियों के कब्जे में चला जाएगा। बज़ाहिर लोग यही समझेंगे कि हारान इज़्ज़ुद्दीन मसूद के ज़ेर असर है, मगर हकीकतन इस मुस्लिम रियासत पर शाह आर्मीनिया का कब्जा हो जाएगा। मैं निहायत दुख के साथ ये अजियतनाक हकीकत भी आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने शाह रहूपन के साथ इस पूरे इलाके का सौदा कर लिया है। वो महज ईसाइयों का आला कार है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आपको मेरी किसी बात पर जरा भी मुबालगा आमेजी या झूठ का गुमान हो तो अपने किसी मोतबर नुमाइंदे को फौरी तौर पर हारान भेज दें ताकि वो अपनी आंखों से मंजर देख सके कि हारान के बाशिंदे सुल्तान आदिल के मुबारक दौर को याद करके रोते हैं और बार बार बस एक ही दुआ करते हैं कि खुदावंदे जुल जलाल उनके निजात दहिंदा को उनकी जिंदगी ही में भेज दे।